नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में। भारी गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में और आज तो ये 8% नीचे भी देखने को मिला है। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और क्या ये सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का कि नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं रिलैक्सो फुटवेयर्स का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 659 रुपीज़, जो कि है 8.4% नीचे। काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। टेक्निकल रेटिंग की बात करें तो टेक्निकल रेटिंग इसे अभी भी न्यूट्रल बता रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 16,433 करोड़ की मार्केट कैप है। पी रेशियो है 71.58, जबकि इंडस्ट्री का पी है 56.54। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसिव वैल्यूएशन साफ साफ नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो में भी हमें एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नजर आएगा, क्योंकि प्राइस टू बुक है 14.87। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.19% का डिविडेंड दी है। डिलीवरेबल्स की बात करें तो अच्छी खासी डिलीवरी दिखाई दे रही है 48.55% की। तो अब देखते हैं इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्या ये डिसअपॉइंटिंग है या नहीं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्वार्टर 4 रिजल्ट्स को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सारे फिगर्स यहां पर दिए गए हैं वो है करोड़ रुपीस में। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम हमें देखने को मिली है इस क्वार्टर की वो है 544 करोड़, जो कि थी 602 करोड़ पिछले क्वार्टर में। अगर पिछले साल की बात करें यानी कि मार्च 19 के क्वार्टर में, तो 637 करोड़ की टोटल इनकम देखने को मिली थी। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है वो है 51.8 करोड़, जो कि था 54.16 करोड़ पिछले क्वार्टर में। अगर मार्च 19 के क्वार्टर की बात करें तो 54.41 करोड़ आया था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में इसमें भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन उतने प्रोपोर्शन में नहीं है जितने हमें इनकम में गिरावट में देखने को मिली है। अब बात करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की। ये तो हो गई क्वार्टर की बात। अब देखते हैं फाइनेंशियल ईयर कैसा गुजरा है। तो आप देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी जो खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर 20, उसमें जो टोटल इनकम हमें देखने को मिलती है वो है 2419 करोड़, जो कि थी 2305 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं। अब बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आता है वो है 226 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर का। अगर बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर की तो 175 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। तो यानी कि प्रॉफिट में अच्छी खासी जंप देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है। तो हमने ओवरऑल देखा क्वार्टर 4 रिजल्ट्स भी इतने ज़्यादा बुरा नहीं आए हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, नेट प्रॉफिट इतना गिरा हुआ नहीं दिखा था। फाइनेंशियल ईयर भी अच्छा गुजरा है, लेकिन जो हमें शेयर प्राइस में इतनी गिरावट देखने को मिली है उसका जो मेन रीज़न है वो है इनकम में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसी वजह से हमें शेयर प्राइस में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में हमें कौन से लेवल्स और टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चार्ट पर बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर देखकर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले ये 825 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और 500 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद इसने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई। फिर ये कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और स्टॉक काफ़ी ऊपर निकल चुका था, लेकिन 3 दिनों में ही ये तेज़ी सारी गायब हो चुकी है। अगर इसके इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो जो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर निकल के आता है वो है 57.92। ओवरबॉट होने ही वाला था, 80 के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका था, इसीलिए हमें थोड़ा सा टेक्निकल करेक्शन देखने को मिला है। और ये भी कह सकते हैं कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स जो आए हैं वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग आए हैं, इसकी वजह से भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। RSI के नंबर के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी सेम सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। 50.52 का RSI का नंबर है, शार्प गिरावट देखने को मिल रही है, 80 के आसपास ये पहुँच चुका था। MACD के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं MACD ने हमें काफ़ी समय पहले ही बुलिश क्रॉसओवर दे दिया था, यानी कि तेज़ी इसने एक्सपेक्ट कर ली थी। यहाँ पर इसने बुलिश क्रॉसओवर दिया था, उसके बाद थोड़ी तेज़ी कंटिन्यू रही, फिर ये कंफ्यूज होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर से तेज़ी कंटिन्यू रही। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई आ रही है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि एक बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिले और स्टॉक थोड़ा और नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड काफ़ी वाइडन हो चुका है। इसका जो लोअर बैंड है वो है 548 यानी कि 550 के लेवल पर। अगर अपर बैंड के बारे में बात करें तो वो है 782।
3 दिनों में ही सारी तेज़ी गायब हो गई है। पिछले कुछ दिनों से ये काफ़ी ऊपर जा रहा था, अपर बैंड को छोड़ने को तैयार ही नहीं था, लेकिन सिर्फ 3 दिनों में इतनी गिरावट हो गई कि मीडियन के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं मीडियन का जो लेवल बनकर आता है वो है 665 के आसपास। तो अगर बात करें लोअर बैंड के बारे में, तो 550 का जो लेवल है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर दिखाई दे सकता है। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो पिवट लेवल बनकर आता है वो है इसका 648 का लेवल। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ चुका था, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया और स्टॉक वापस नीचे आ गया है। अगर बात करें नीचे सपोर्ट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं जो सपोर्ट के लेवल बनकर आ सकते हैं वो है 608 रुपीज़, 540 रुपीज़। 540 रुपीज़ तो बॉलिंजर बैंड में भी हमने देखा, उसी के आसपास बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड भी था। अब देखते हैं ऑल टाइम चार्ट में कैसी मूवमेंट बनकर दिखाई आती है। मैंने ऑल टाइम चार्ट लगा दिया है जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख सकते हैं 2011 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है, मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक ने। ये स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के ज़्यादा नीचे कभी भी नहीं आया है। आप देख सकते हैं वहाँ पर ही सपोर्ट लेकर वापस तेज़ी कंटिन्यू रहती है, यानी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है इन फुटवेयर इंडस्ट्री। तो अब बात करते हैं पोजीशन के बारे में। अगर आपने बहुत ही ऊपर पोजीशन बनाई है, अभी आप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाई है, अभी आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने लिया था तो ऑफकोर्स आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म होराइजन से लिया है, तो इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई भी बुराई नहीं है। फ्रेश बाय की जब तक बात है, तो मेरा मानना है कि मैं इसे 600 से पहले नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि 600 जो है इसका 200 डेज का ईएमए भी है। हमने बॉलिंजर बैंड में भी देखा, जो लोअर बैंड है वो 540 550 के आसपास है, लेकिन फिर भी 600 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि ये 200 डेज का ईएमए है। लेकिन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप भी वहाँ पर ले, आप इससे पहले लेना चाहते हैं तो भी मैं आपको लेवल्स बताना चाहता हूँ। जो पहले हमने लेवल्स देखे, तो हमने देखा कि जो 50 डेज का ईएमए है वो आज इसके लिए सपोर्ट बना था, इसका जो लो बना था टुडेज लो वो इसी के आसपास बना और वापस स्टॉक ऊपर निकल गया था। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ये तेज़ी कंटिन्यू रहे। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिवट लेवल और मीडियन भी इसी लेवल में आते हैं। तो थोड़ी सी आप बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं इसे 200 डेज़ के ईएमए के पहले नहीं लेने वाला, जो कि है 600 का लेवल। यानी कि मैं इसे जनरली 600 के रुपीज़ के ऊपर मैं इसमें बाइंग करने के बारे में फ़िलहाल तो नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन आपका डिसीजन है, आपको कौन से लेवल पे लेना है या नहीं, तो ये आपका डिसीजन है। लेकिन आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।